हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों का जो अभी चल रहा था टॉपिक, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, संतोष। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? हाँ, गुड मॉर्निंग। इतना सुस्त होके क्यों बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग? हाँ हाँ जी, नीरज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो देखिए एग्जाम नजदीक आ रहा है अब आप लोगों का। अब तो और जोश और उत्साह के साथ क्या करना है? डटे रहना है ना? जो डटेगा वो आगे तक की यात्रा तय करेगा। क्या सत्यम? है ना? तो इसलिए क्या करना है, बिल्कुल जोश को बनाए रखिए। और धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो या तो आप ओवर प्रेशराइज होने लगते हैं। हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या तो ओवर प्रेशराइज होने लगते हैं, या सम टाइम ये भी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि अभी क्या चल रहा है या कैसे होगा, बहुत प्रेशर हो रहा है। तो उस तरह की चीजों को अभी मत सोचिए, अभी एकदम बिल्कुल अभी तैयारी करिए। हाँ, अभी जो समय है, अभी बहुत अच्छा समय है अभी आप लोगों का। हाँ, गुड मॉर्निंग मनीला। हाँ जी चंदन, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसे कहते हैं ना, बिल्कुल विष्णु, गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं ना कि जो तैयारी वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, वो अपनी तरफ से पूरी तरह से क्या होते हैं, रेडी रहते हैं। कि नहीं, हाँ, वो क्या है, कुछ भी रहेगा उनका क्या है, अपना जो कहानी है वो बिल्कुल रेडी रहेगी, उसमें कहीं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे। गुड मॉर्निंग विष्णु, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनिए, मुझे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दे रही हूँ। जैसे इस प्रकार के अगर जो क्वेश्चन हुए कि सबसे ज्यादा चाय कहाँ मिल रही है, सबसे ज्यादा विश्व में ये कहाँ मिल रहा है, तो वो आपका जनरल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। एम आई राइट? और वो आप लोग को खुद से क्या करने होंगे, देखने होंगे। और उसके लिए बेस्ट आपका ऑथेंटिक सोर्स है, आप लूसेंट वगैरह देख लीजिए कि इसमें चाय का आयातक कौन है। जैसे कॉफी जो है वो ब्राजील बनाता है, तो ब्राजील में कहाँ से कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो है, कोई मुझसे कल पूछ रहे थे ना, तो क्लास ओवर होने के बाद मैंने कमेंट देखा। तो आप लोग जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि सबसे ज्यादा आयातक कौन है, निर्यातक कौन है, इसका विश्व में सबसे बड़ा जो है जो एक्सपोर्ट करता हो या इंपोर्ट करता हो, तो ये क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों को खुद से करने होंगे। और ये एक तरह से जनरल नॉलेज की चीज है, वो जीके की चीज है ना? तो उसको क्या करना है। हाँ जी रितेश, गुड मॉर्निंग। क्या मनीला, चंदन, एम आई राइट? अमृता, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस है ना, प्लीज उसको अभी, क्योंकि हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, जीके नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें ये सब चीजें क्या करनी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से या एग्जाम के व्यू से वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आप उसको देखिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, वो ज्योग्राफी का या फिर जीके का, जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस जो टॉपिक होता है, उससे वो रिलेटेड है ना? तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं कि चाय कहाँ मिलती है, गन्ना कहाँ होता है, सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होता है दुनिया में, थाईलैंड की क्या कंडीशन है, ये सब चीजें जो है वो खुद से क्या करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे, या बिहार के बजट से या इकोनॉमिक सर्वे से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग कल जो है कल हमने क्या बात की थी, कहाँ तक हमने करवा दिया था आप लोगों को? हाँ जी विष्णु, जरा बताइए कल कहाँ तक हो चुका था आप लोगों का? मैंने शायद एविएशन तक बताया था कि बिहार में एविएशन में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एविएशन में सबसे ज्यादा क्या किया गया है, खर्च हुआ है। हाँ, ट्रांसपोर्ट तक का। हाँ जी, आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं है, पहले ये बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, जो अभी मैंने बोला, संतोष, रितेश, जो अभी मैंने बोला कि इस तरह के जो जीके टाइप क्वेश्चन है उसको क्या करना, वो आपको खुद से थोड़ा सा टैकल करना होगा, है ना? तो इसलिए इसको क्या करिए प्लीज अभी जो है, क्योंकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, और वो करने क्या है आपको। चलिए, आते हैं हम लोग, देखते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे में सोशल सर्विसेज पे, यानी सामाजिक जो सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं, इस पे क्या स्थिति रही। सामाजिक सेवा, सेवाओं पर व्यय कितना रहा, ठीक है ना? सामाजिक सेवाओं का मतलब ये हो गया कि सोशल जो सेक्टर, यानी सोशल जो सर्विसेज है, उसमें हमने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, ठीक है ना? अब देख लीजिए इसमें कि अगर हम लोग एज पर, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, एज पर हम लोग इस पे बात किस पे कर रहे हैं, एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे। हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। ये किसके बारे में बात करें, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि सामाजिक सेवा जो है उस पे बिहार में कितना व्यय आया है, ठीक है। सामाजिक यानी सेवा यानी जो भी सोशल सेक्टर है उसमें हमने क्या काम किया। अब जैसे आते हैं यहाँ पर, आ जाइए, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा, ठीक है ना, खेल, शिक्षा हो गया, खेल हो गया, कला और संस्कृति हो गया, ठीक है। कला और संस्कृति, है ना, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या स्थिति है। उसके बाद हम बात करेंगे जलापूर्ति, शहरी विकास, जलापूर्ति हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शहरी विकास, शहरी विकास, जलापूर्ति, शहरी विकास में क्या स्थिति रही, उसके बाद और स्वच्छता, ठीक है। ये तीनों चीज इसमें आएगा। स्वच्छता का मतलब ये हो गया एक तरह से कि हाइजीन, क्लीननेस पे हमने कितना वर्क किया है। और लास्ट आते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट हेल्थ, यानी हेल्थ सेक्टर पे क्या रहा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे हमने क्या काम किया, ठीक है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे हमने कितना खर्च किया, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ बिहार सरकार का। तो देखिए शिक्षा, खेल और कला संस्कृति के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 28,000, आ जाइए, 80 करोड़, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर रहा एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब यहां आ जाइए, जलापूर्ति के बारे में बात करें। ठीक है, यहां पर आ जाइए, इसमें इतना जो है हमारा क्या हुआ है, खर्च हुआ है इस पे, जलापूर्ति, शहरी विकास और स्वच्छता पर। यहां आ जाइए, ये इसका जो है, रुक जाइए एक मिनट, ये यहाँ पर ये क्या है, ये अमाउंट है जो हम क्या देख रहे हैं, जो खर्च हुए हैं, ठीक है, जो क्या हुए हैं, खर्च हुए हैं। यहाँ पर आ जाए, 300 करोड़। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जलापूर्ति और शहरी विकास में हम क्या देख रहे हैं, 56,038 करोड़। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक्सपेंडिचर यानी सोशल वेलफेयर पे बिहार गवर्नमेंट का कितना जो है खर्च व्यय हुआ है। तो ये रहा इसका डेटा, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति पर, जलापूर्ति, शहरी विकास, स्वच्छता पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो फैमिली वेलफेयर जो होता है, हमने उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्च किया एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करें कि जो सोशल सर्विसेज हैं उसमें बिहार सरकार में क्या वृद्धि हुई है या घट, या इसमें जो है वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो सामाजिक सेवाओं पर हम क्या देखते हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें 2% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी ग्रोथ किया गया, ठीक है। 2% का क्या देख रहे हैं हम लोग, ग्रोथ इसमें बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सोशल सर्विसेज है उस पे हम क्या देख रहे हैं कि और ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ है, बढ़ाया गया है। क्योंकि ये सब क्या है, पूरे के पूरे बेसिक्स हैं, जैसे शिक्षा हो गया, खेल हो गया, कला संस्कृति हो गया, इन सारी चीजों पे हम क्या देख रहे हैं, जलापूर्ति हो गया या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो सोशल सर्विसेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सामाजिक सेवाओं में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें ना, पीयूष नंदन, आप नए हैं क्या क्लास में। एक्सपेंडिचर देखिए, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज होते हैं, तो अब ये 1,000 रुपए खर्च नहीं होंगे, जब भी होंगे वो कितने होंगे, कम से कम करोड़ में जाते हैं। इनके जो भी प्लान जाते हैं वो कितने होते हैं, करोड़ में जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर का जो ये अमाउंट है कि इतना अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 1,56,038 करोड़ रुपया क्या हुआ है, इस पे खर्च हुआ है, ठीक है ना। 7,318 करोड़ रुपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर लगा है। और अगर हम लोग बात करें तो 28,080 करोड़ का हम क्या देख रहे हैं, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति पर क्या हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ है। पीयूष समझ में आया ये आपको, ठीक है। तो ये अमाउंट है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट देखिए,
मैंने आपसे क्या किया कि इसमें जलापूर्ति, शहरी विकास, तो अर्बन डेवलपमेंट शुभम इसी में आ जाएगा। हाँ जी, शुभम, शहरी विकास इसी को बोलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट इसे ही कहा जाता है। शहरी विकास अगर हम बात कर रहे हैं, तो शहरी विकास किस में आ जाएगा? जलापूर्ति यानी कि जो भी उसमें वहां तक क्या करना है हम लोगों को, पानी की पहुंच पहुंचानी है, जलापूर्ति। शहरी विकास का मतलब ही हो गया अर्बन डेवलपमेंट पे हमारा कितना खर्च हुआ। हाँ जी शुभम, समझ गए आप ये? इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? शहरी विकास का मतलब ही होता है अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है? शहरी विकास का मतलब ही होता है अर्बन डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है जो सोशल सर्विसेज पे हम देख रहे हैं। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, अगर आपका जैसे क्वेश्चन की बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे में आपका क्वेश्चन अगर आता भी है, तो ये है कि क्या सोशल सर्विसेज में बिहार सरकार के द्वारा इसमें वृद्धि की गई है, इसका परसेंटेज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, 2% की वृद्धि हुई है। सोशल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2% का क्या हुआ है, ग्रोथ हमें दिख रहा है। कमेंट नीचे नहीं जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा, नहीं अब क्लियर है शुभम और पीयूष, इज इट क्लियर? अब देखिए अगर आप बात करें ना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। जैसे महिलाओं से संबंधित अगर आप बात करें तो चूंकि स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज में विमेन का प्रॉब्लम अपने आप में क्या होता है, वो सबसे बड़ा इश्यूज है। और बहुत सारे उसमें जैसे डिलीवरी हो गए, उसमें जो मोर्टेलिटी रेट हो गया, जैसे जो बच्चे जो नवजात शिशु हुए उनकी मृत्यु दर हो गई, या फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी माताएं हैं, जो भावी माताएं जो हैं, उन पे क्या किया जाए, पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए। तो वो स्वास्थ्य से संबंधित ही क्या हुआ। परिवार कल्याण कब होगा? परिवार कल्याण तब होगा जब महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका शुरू से ही क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। और उनके ऊपर जो आप सुनते हैं कि आंगनबाड़ी जो है, फिर आशा जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रॉपर जाके चेक किया जाता है कि क्या कंडीशन है, नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो क्या है, वो एक तरह से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में ही आएगा वो, ठीक है? तो स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वुमेन वुमेन हेल्थ के बारे में बात करें तो वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। वो उससे एक्सक्लूड नहीं है, वो उसमें क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित मामले में सबसे पहले इसमें महिलाओं का ही मैटर आता है, क्योंकि उनसे ही क्या है, बच्चे हैं या फिर उनसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनके हेल्थ को लेकर के सारी चीजें हम लोग देखते हैं क्या, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। कला और संस्कृति में भी समझ लीजिएगा। कला और संस्कृति की बात करें, अगर आपको लग रहा होगा कि कला और संस्कृति क्या है, कला और संस्कृति में जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोग बात करें कि बिहार में मंजूषा पेंटिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, मंजूषा पेंटिंग का प्रमोशन चल रहा हो या मधुबनी पेंटिंग का प्रमोशन किया जा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से कला का ही प्रमोशन हो रहा है, ठीक है ना? यानी बिहार के जो वहां पे जो कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है, उसके प्रमोशन। अब उसमें डिजिट में क्या समझना है, डिजिट समझ लीजिए, उसमें मैंने लिख दिया, डिजिट में क्या समझना है पीयूष? हाँ जी, डिजिट में क्या समझना है, ये अमाउंट जो है, ये बिहार सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है, उसके थ्रू क्या है, ये अमाउंट रखा गया कि इतना एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इस पर गया है, और इतना जो है ये चीजें आगे जाएंगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी चीजों में, यानी कि हेल्थ सेक्टर हो गया, सनी है, सुने हैं। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यानी कि कला के मामले में भी आप देखिएगा कि जो भी प्रमोशन हो, या आप अगर आप बात करें कि बिहार की कुछ ऐसी चीजों को हम क्या कर रहे हैं उसको, जैसे सपोज दैट संस्कृति का मतलब हो गया, जैसे अगर आप बिहार की लिट्टी प्रमोशन किसी दूसरे अन्य राज्यों में जाकर के करवा रहे हैं, या फिर आप सपोज दैट यहाँ पे जो मेला लगता है प्रगति मैदान में, तो वहां पर उसका अगर प्रमोशन किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, उससे ही क्या है, कनेक्ट है। वो भी क्या है, उससे ही क्या है, वो कनेक्ट है। चलिए इसमें आते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज का क्या योगदान रहा। एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज, और अलाइड सर्विसेज का, इसको कहते हैं कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कृषि और इससे संबंधित सहवर्ती क्षेत्र, यानी इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? योगदान के बारे में बात करें, एज पर इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा,
कृषि और जो है अलाइड जो सर्विसेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डेटा कब का है, 2018 और 19 के बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें कितना ज्यादा क्या एक्सपेंसेस आए और कितना जो है तो अब देखिए, जैसे मैंने कल ही आप लोगों को बताया था GSVA, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसे बोलते हैं। इसके मामले में अगर हम लोग देखें तो जो एग्रीकल्चर है और अलाइड सर्विसेज है, इसका GSVA यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना परसेंट का अगर हम लोग बात करें योगदान था, कल मैंने बताया भी था 21%, याद रखिएगा 21% क्या रहा इसका योगदान रहा, यानी कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये कितना रहा अब इसमें कुछ जैसे नोट करके कुछ चीजें आप लिख लीजिएगा कि इसमें अगर हम लोग बात करें कि केवल जो फसल, अगर इसमें हम लोग बात करें कि केवल अगर फसल क्षेत्र के हिस्सा के बारे में बात करें कि फसल का जो क्षेत्र का हिस्सा था यानी एरिया, फसल क्षेत्र का हिस्सा इकोनॉमिक सर्वे में के हिसाब से कि फसल क्षेत्र का जो हिस्सा है यानी फसल क्षेत्र का जो हिस्सा हो गया, ये एरिया हो गया, उसके बारे में बात करें तो वो कितना था 12.1% रहा, ठीक है ना, फसल क्षेत्र का। उसके अलावा एक अच्छी बात आप देख लीजिए कि हम अगर बात करें एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे क्रॉप डेंसिटी 2017 और 18 के अकॉर्डिंग 2017 और 18 के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, क्रॉप डेंसिटी बिहार में क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो फसल जो घनत्व होता है वो क्या हुआ है बिहार में बढ़ा है। ठीक है, फसल क्रॉप डेंसिटी जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं बिहार में बढ़ गया है। 144% का मतलब ये हो गया, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं क्रॉप डेंसिटी का मतलब ये होगा कि फसल घनत्व, फसल घनत्व वो क्या हो गया पहले से बढ़ा है। फसल घनत्व का मतलब समझ लीजिएगा, क्रॉप डेंसिटी अगर हम लोग बात करें, सपोज दैट ये क्या है आपका कोई लैंड है, ठीक है, यहाँ से आपको इस बार क्या हुआ, मान लीजिए कि आपको 10 कह लीजिए कि एक बार में हम क्या देख रहे हैं कि 10 हेक्टेयर के आसपास में यहाँ पे क्या हुआ उपज हुआ एक बार के इसमें प्लांटिंग में, दोबारा इस पे आपने क्या किया प्लांटिंग किया तो दोबारा फिर इसमें कितना आ रहा है 10 हेक्टेयर का क्या हो रहा है इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो एक इतने ही लैंड से हमें क्या देख रहे हैं कि लगभग 20 हेक्टेयर के आसपास क्या हो रहा है हमारी उपज हो रही है। तो कहीं ना कहीं से क्या हो गया कि क्रॉप डेंसिटी जो है वो बढ़ी है, यानी ये भी है। इसके बाद का जो है सेकंड जो रोटेशन की बात करें तो उसके में भी क्या हो रहा है, वहां पर भी दोबारा हम फसल उपजाने में क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो बिहार का जो क्रॉप डेंसिटी है यानी फसल घनत्व जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या देख रहे हैं हम लोग, काफी ये क्या रहा है, बढ़ा है। अब इसमें ही देखिए एग्रीकल्चर और सहवर्ती क्षेत्र में ही क्या आ जाता है आपका, जैसे एक्वाकल्चर हो गया, ठीक है ना, एक्वाकल्चर हो गया, और लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पशुधन जो हमारे यहाँ है। 2% कहा मैंने 2% लिखा है, स्मारिका मैंने 2% लिखा कहाँ है, हाँ जी स्मारिका मैंने 2% कहाँ लिखा है, मैंने लिखा 21%। मैंने कल भी बताया था कि लास्ट स्लाइड में 2% ग्रोथ रेट हुआ है परिवार कल्याण में, यानी जो पैसा जितना दिया जाता है यानी कि जो और उसका जो आउटपुट है तो वो पहले से क्या हुआ, बढ़ा है। यानी इन सेक्टर में बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है, ठीक है ना, इन सेक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, इन सेक्टर में क्या देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा इसके ऊपर जो खर्च किया जाता था वो क्या हो गया, पहले से बढ़ गया है, वो पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, हाँ हाँ ये रहा ना, कहाँ कहाँ गए, सॉरी। ठीक है, अब खुश चलिए आ जाइए इसमें। तो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे हम बात करें कि बिहार में जो पशुधन है, लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पशुधन है, पशुधन के साथ साथ एक्वाकल्चर जिसको फिशिंग भी बोलते हैं, वो भी सहवर्ती यानी अलाइड सेक्टर में वो भी आता है। तो उसकी क्या स्थिति रही है, हम लोग इसके बारे में अगर देखें तो पशुधन और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें उसमें कितना हमारा जो ग्रोथ हुआ है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि पशुधन और साथ साथ एक्वाकल्चर। ठीक है, तो यहाँ जाइए दो सेक्टर और हम देखेंगे, जैसे पशुधन, ठीक है,
पशुधन हो गया, और साथ हम क्या देख रहे हैं, एक्वा कल्चर, इसका मतलब ये हो गया मत्स्य पालन। मत्स्य पालन इसको कहते हैं एक्वा कल्चर। ये दोनों चीज इसमें क्या है, सहवर्ती, यानी इससे जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्या है, सेक्टर है। तो इसका ग्रॉस स्टेट जो कहते हैं वैल्यू एडेड, यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन में इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो 7.1% इसकी क्या रही है, हिस्सेदारी रही है। 7.1% क्या रही है, इसकी हिस्सेदारी रही है। इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम लोग देखें पशुधन और मत्स्य पालन, इन दोनों चीजों में, यानी कैटल्स जो है हमारे यहाँ, और साथ के साथ एक्वाकल्चर, इसमें बिहार की स्थिति क्या रही है, अगर हम लोग देखें सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कि राज्य में, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो भी ओवरऑल जो आउटपुट आता है उसमें इन दोनों सेक्टर, यानी इन दोनों क्षेत्र का क्या योगदान रहा, कितना प्रतिशत जा रहा है, तो इतना प्रतिशत क्या है, इसका योगदान है। देख लीजिएगा इसे, सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है। एक्वेटिक कल्चर यानी जलीय क्षेत्र से संबंधित जो क्या है, उसको हम लोग कह रहे हैं। चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। देखिए, क्योंकि बिहार बजट और सर्वे जो है ना, ये अब इस पे बहुत क्या कहते हैं, मैंने आपसे, हाँ जी, इस पे मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, इसमें मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज ध्यान देना है कि बिहार का जो हमारा जो ये जो बजट है और आर्थिक सर्वेक्षण है, तो अभी इस पे हार्डली, मैंने कल ही बताया था कि 3 से 4 क्लास ही ज्यादा से ज्यादा लगेगी आप लोगों की। तो थोड़ा सा फास्टली क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है, फास्टली। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, पीयूष बोल रहे थे ना, हाँ जी पीयूष, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप डेटा याद करने के चक्कर में है तो गड़बड़ हो जाएगा। डेटा याद मत करिएगा, पहले मैं बोल दे रही हूँ। डेटा उसका याद करिए जो बहुत ज्यादा क्या रहा आपका, एकदम अचीवमेंट रहा, या जिसमें हम उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन सब चीजों पे क्या कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटा सबका याद करने लग जाइएगा कि इतना का करोड़ का बजट है, इतना करोड़, तो इतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बजट में जैसे देख लीजिए कि मेन मेन क्या रहा, ग्रोथ रेट क्या रहा, कितना रखा गया है, प्लान कितना किया गया, तो ये सब जरूर देख लीजिए। लेकिन सबको अगर आप सोच रहे हैं कि मगअप कर ले, हम सारी चीजें रट ले, तो मुश्किल है, ठीक है ना, तब मुश्किल है। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कभी कभी होता है कि डेटा से सारी चीजें पूछ देते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें अब, चलिए इसमें अब आगे आते हैं। हाँ जी, इसलिए मैं कह रही हूँ ज्यादा डेटा पे बहुत ज्यादा क्या है, फोकस मत करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, स्प्रिंकल जो सिंचाई है बिहार में, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो स्प्रिंकल, स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में बात करें, स्प्रिंकल और जो ड्रिप, ठीक है ना, इन दोनों जो सिंचाई है, इसमें यानी इसके थ्रू जो सिंचाई किया जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। क्या दे रही है, बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार इसमें क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अब देख लीजिए, इसमें हम बात करें कि स्प्रिंकल से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें कितना दिया जा रहा है, 75% का यहाँ पे क्या है, सब्सिडी देने का प्रावधान है। और ड्रिप सिंचाई, यानी इससे अगर आप इरिगेशन करने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो इसमें बिहार सरकार आपको 90% का क्या कर रही है, ये सब्सिडी दिया जा रहा है। सब्सिडी का मतलब होता है रियायत, रियायत दिया जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में बात करें तो सब्सिडी कितना दिया जा रहा है, 75% स्प्रिंकल पे, ड्रिप पे 95%। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए जैसे हम बात करें कि जो कृषि आधारित उद्योग है, ध्यान रखिएगा, कृषि आधारित उद्योग तो दो तरह के होते हैं। एक जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित जो उद्योग है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका क्या आउटपुट रहा, अगर इसके बारे में देखें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 16.4% का क्या देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट रहा। 16.4% का क्या रहा यहाँ पर आउटपुट रहा इसका, कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि दुग्ध उत्पादन का अगर हम लोग देखें, डेयरी जिसको बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या स्थिति रही है, 16.4% इनका क्या रहा है, स्थिति रहा है।
नेक्स्ट बात करें तो हम देख रहे हैं क्या कि दो जो है यहाँ पे सहकारी समिति, दो सहकारी समिति क्या हुई है इसमें अटैच भी हुई है। सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो मिल करके क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। सहकारिता का मतलब कोऑपरेटिव जिसको कहा जाता है, तो उसका मतलब भी ये हो जाता है कि उसमें क्या है, कुछ ऐसे छोटे-छोटे यूनिट्स मिल करके उसको क्या किया गया है, उसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है? जैसे आपने सुना होगा गुजरात के आनंद में जैसे अमूल का जो डेयरी था, तो वो क्या था, वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पे स्टार्ट किया गया, वो वहां पर प्लान था जो धीरे-धीरे क्या हुआ बाद में और ज्यादा मर्ज्ड हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सहकारी समिति जो है बिहार में, दो नए सहकारी समिति क्या हुए हैं बिहार में, इससे जुड़े हैं। ठीक है ना, दो जो है नए, तो एक क्या देख रहे हैं कि सुपौल में दूध संघ और बोकारो में बोकारो दूध संघ, ये जुड़े हैं। ठीक है ना, सुपौल दूध संघ और बोकारो दूध संघ, दुग्ध इसको बोलते हैं संघ। ये दो जो है इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। बस इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सुपौल में और बोकारो में, ये दो जगह हम क्या देख रहे हैं, बोकारो इन द सेंस कि बोकारो जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी क्या हुआ है, जुड़ा है बिहार के जो प्लान जो चल रहे हैं उससे इन्होंने अपना आप क्या किया है, टाई अप किया है। और सुपौल में भी क्या देख रहे हैं कि वहां पर स्थापित हुआ है सुपौल डेयरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या हुआ, वहां पर स्टैब्लिश हुआ है। तो दो नए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी का मतलब मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जो क्या होता है, कुछ लोग मिल करके जब किसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बढ़े। इसमें अब तो एक कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, 16.4%। बाकी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको इरिगेशन में यानी स्प्रिंकल और जो ड्रिप जो सिंचाई है, इस दोनों में क्या कर रही है, आपको सब्सिडी दे रही है। मैं आपसे क्या करूं, देखिए इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ही हो जाता है कि आपको क्या एक समझ बना लेनी है कि ये चीजें रही इस बार के सर्वेक्षण में। ठीक है, अब बात करें, जैसे हम बात करें कि बिहार के चीनी मिल कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार के 6 जिलों में, बिहार के 6 जिलों में जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 जिलों में मिला करके हम क्या देख रहे हैं, 11 चीनी मिल बिहार में अभी क्या है, जो एक्टिव है। 11 चीनी मिल क्या है बिहार में, कार्यरत है, यानी अभी कार्य कर रहा है, कार्यरत है। ठीक है ना, 11 चीनी मिल यानी 11 जो है शुगर फैक्ट्री जो है वो क्या हो रहा है, काम कर रहा है। 11 शुगर फैक्ट्री जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। 6 जिलों में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो कितने हैं, तो 11 में हम देख लीजिए कि 6 जिलों में मिला करके 11 जो चीनी मिल है बिहार में अभी वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो अभी क्या है, एक्टिव है। चलिए आगे बढ़े इसमें अब। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, स्मारिका, चंदन, हाँ जी चंदन स्मारिका क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक आपके डिस्ट्रिक्ट में भी है, अच्छा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, चलिए लिखने में जब बहुत सारी चीजें बतानी होती है तो कई बार क्या होता है, चीजें इधर उधर लिखा जाती हैं, तो उसको इतना ज्यादा थोड़ा सा क्या है, चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट भी किया जा सकता है, क्या पीयूष? हाँ जी पीयूष, मैं आपसे बोल रही हूँ। चीजें देखिए, मेन बात है कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैटर करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इरिगेशन का क्या स्थिति है, अभी मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार का उसमें क्या क्या है, तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा कुछ चीजों पे थोड़ा सा क्या है, क्योंकि अगर एकदम मैंने क्या कहा कि बहुत फोकस्ड हो जाइए बहुत डेटा पे, तो भी गड़बड़ हो जाता है। मैं बार बार, देखिए कोई भी टीचर आपको कहेगा कि बहुत आपको डेटा पे मगअप नहीं करना, बहुत ज्यादा उस पर हिट नहीं करना, वो जब तक कि बजट का मेन नहीं हो। ये सब क्या है, ये सब आपसे बीच में एकदम घुस घुस के कभी नहीं पूछेंगे कि इसका कितना है, उसका कितना, इतना तो ज्यादा होने के चांसेस वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है,
मेन चीजें समझ लीजिए कि अच्छा इसमें इसका इतना कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें इतना इसका कंट्रीब्यूशन रहा, इस तरह से है। ठीक है। हाँ जी पीयूष, स्मारिका, नाजिम, ये क्लियर है ना? तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि सब्सिडी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इरिगेशन में कुछ चीजें जो है उसमें छूट दी गई है और कहीं ना कहीं से प्रमोट किया जा रहा है। और जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत, हाँ थोड़ा सा क्या है पीयूष, थोड़ा सा थोड़ी सी चीजों को क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि है क्या कि देखिए अभी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें क्या थोड़ी लेंदी है, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, प्लीज एडजस्ट इन सम वे, कहीं कहीं पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें होता क्या है कि कई बार बोलने के फ्लो में कुछ चीजें हम जैसे समझाना होता है तो आप समझ रहे हैं, मेन मुद्दा ये कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। डेटा तो बाकी बुक में कई जगह है, देखते रहिए डेटा से क्या समस्या है, ये आपको समझना है कि यहाँ तक जो चीजें बताई जा रही हैं वो क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं श्रम। ठीक है, हम लोग आते हैं श्रम। श्रम का मतलब ये हो गया, जैसे बिहार में एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा इस बीच में, जैसे प्रवासी जो थे, जितने भी लेबर्स थे, उनका आना जाना, ठीक है। तो श्रम में अगर हम लोग देखें एज पर जो हमारा इसका यानी कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो श्रम में जो कंट्रीब्यूशन रहा बिहार का, वो कितना है, 55.9%। ठीक है ना? श्रम में हम लोग क्या स्थिति देख रहे हैं, 55.9% देख रहे हैं। इसमें जो स्पेशली पुरुषों के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये श्रम में स्वनियोजित है। स्वनियोजित का मतलब होता है कि ये खुद से भी क्या कर रहे हैं, अपना कई इनके पास क्या है, स्कोप भी है, और ये खुद से ही क्या कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से, ये नहीं कि इनको कोई कंपनी जो है कहीं पे इनको हायर करवा रही है। लेबर्स वेजेस का मतलब ये हो जाता है कि ये नहीं कि हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हमको कोई उठा करके ले आ रहा है, ये एक तरह से फ्रीली है, स्वनियोजित, यानी खुद से ही क्या है, ये अपना जो है अपने लिए जगह ढूंढते हैं और अपने जगह काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लेबर है, तो अभी आप देखिएगा कि वो राजमिस्त्री का काम कर रहा है, लेकिन अगर सीजन खत्म हुआ तो फिर अगर वो अपने वो कहीं भी आसपास में कुछ दूसरा कार्य भी वो कर रहा होता है। ठीक है। तो एक ही बार में एक जो इस तरह के जो भी लोग हैं, जो काम में, श्रम के काम में लगे हुए हैं, तो वो क्या हम देख रहे हैं कि वो इतने दक्ष हो चुके रहते हैं कि वो एक साथ 2-3 काम कम से कम कर लेते हैं। गांव में देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ जी, गाँव में देखा है, गाँव में ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा कि जब सीज़न आएगा तो कभी क्या है, कुछ लोग मैंने भी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बेच रहे हैं अभी, कभी कल को क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी कर दे रहे हैं, मज़दूरी कर ले रहे हैं, टाइम मिला तो कुछ और भी काम कर ले रहे हैं, उसके अलावा टाइम मिला तो कुछ और भी कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं न कहीं से वो खुद से ही क्या है, एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि अपनी तरफ से ही वो क्या है, काम कर रहे होते हैं। ठीक है? तो पुरुष जो है वो क्या है, बिहार में अगर हम लोग बात करें श्रम का कितना रहा है, ठीक है? अब पुरुष जो श्रमिक हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें, पुरुष श्रमिकों के बारे में बात करें तो इनका रेशियो कितना है, यानी इनका अनुपात कितना है, इनका रेशियो कितना है, अगर हम लोग बात करें कि पुरुष श्रमिक जो जनसंख्या अनुपात है वो कितना है, वो 64% है। ये कितना है, 64% है। ठीक है ना? पुरुष जनसंख्या अनुपात के बारे में बात करें और वहीं हम लोग बात कर रहे हैं जब महिला महिला जो श्रमिक है, ये तो हो गया पुरुष और ये हो गया महिला श्रमिक। देखिए, महिलाओं के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा इनका प्रवासन नहीं है, यानी ये घर पर हैं। हाँ, इनके बारे में अगर महिला श्रमिकों के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका रेशियो क्या था, इनके जो श्रमिक जनसंख्या यानी पुरुष महिला श्रमिकों की जो जनसंख्या रही, यानी कितने इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनका कितना रेशियो है, 3.8%। इनका कितना रेशियो है, 3.8%। ठीक है, इनका रेशियो कितना है, 3.8%। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें एक चीज और है, ये देखा जाता है कि इनका, इसको कहा जाता है WPR। इसको क्या कहा जाता है, WPR, यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है, इसको कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन। इसको क्या कहते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन, सॉरी, वर्क पार्टिसिपेशन।
वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, WPR। तो अगर हम लोग बात करें कि पुरुषों का यानी कि जो पुरुष हैं इनका जो WPR है, ठीक है ना, यानी इनका वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है 64%। महिला जो श्रमिक है इनका WPR कितना है, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो 3.8% है। श्रम के मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं अब बात किया जाए कि जो पुरुष हैं जैसे इनको कार्य मिला, ठीक है ना, तो इनको कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा काम मिला है, इन पुरुषों को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, यानी अगर हम बात करें कि पुरुषों को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है रोजगार मिला है, या सबसे ज्यादा इनका कहां पर हम लोग देख रहे हैं कि काम इनके द्वारा किया गया है पुरुषों के द्वारा, तो देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कृषि हो गया, वानिकी हो गया और मछली पालन। यानी अकेले एग्रीकल्चर, कृषि, वानिकी, मछली पालन यानी मत्स्य पालन, ठीक है ना, मछली पालन, अकेले इन तीन सेक्टर से हम क्या देख रहे हैं 44.6% इनको अकेले इन तीन क्षेत्रों से हम देख रहे हैं कि पुरुषों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों से हम लोग क्या देख रहे हैं, पुरुषों को लाभ हुआ है। 44.6% ये है। लेकिन इस तुलना में अगर हम लोग देखें तो एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि जो एग्रीकल्चर है बिहार में उसमें महिलाओं की सहभागिता ज्यादा है या पुरुषों की? हाँ जी बताइए जरा पीयूष, कि जो एग्रीकल्चर है बिहार में हमारे वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है, वॉइस कम है? अभी भी वॉइस कम है क्या? एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी अब भी बताइएगा, वॉइस ठीक है नाजिम? हाँ जी बताइए पीयूष स्मारिका, कि बिहार में मुझे एक बात बताइए, जो कृषि है, कृषि में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या जो है पुरुष जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा, पार्टिसिपेशन किसका है ज्यादा? आप लोग तो देखते हैं जो लोग भी बिहार में रह रहे हैं। हाँ जी पीयूष बताइए, चंदन किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है? हाँ सही कह रही हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि महिलाओं की सहभागिता ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं पीयूष, कि जो लेडीज हैं उनका पार्टिसिपेशन क्या है, पुरुष का नहीं है। देखिए आपने सुना होगा कि रोपनी, सोहनी, ये जो जितना काम होता है स्टार्टिंग का, वो सारे काम महिलाएं क्या करती हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या करती हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि श्रम में देखा जाए, कृषि में अगर तुलना किया जाए एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में हम लोग को क्या दिखेगा कि एज एज कंपेयर टू मेल, फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है बिहार में। ठीक है ना, अगर तुलना करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि पुरुषों को 44.6% क्या मिला है, कृषि, वानिकी और मछली पालन, इन तीन सेक्टर से पुरुषों को लाभ हुआ है। लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन किसमें ज्यादा रहा है, वो हम लोग अगर देखें, यहाँ पर आ जाइए, अगर महिलाओं का हम लोग पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन किसमें रहा है ज्यादा, तो देखिए महिला को अकेले जो महिला श्रमिक है इनको हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कृषि वानिकी इसमें ही उनको क्या है, यानी महिला श्रमिकों को अगर कार्य की बात करें कि कहाँ इनको कार्य इनको मिला है, तो कृषि में इनका अच्छा खासा क्या है पार्टिसिपेशन है। ठीक है ना, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन वगैरह में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में इनकी क्या है भूमिका अच्छी खासी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इनका वर्क अगर हम लोग बात करें, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो इनका क्या है कम है। लेकिन अगर बात करें कि सिर्फ इस सेक्टर में अगर देखें तो महिलाओं की स्थिति हमें क्या ज्यादा दिख रही है उस हिसाब से। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें अकेले महिलाओं को कितना काम मिला, तो 55.6 के आसपास हम क्या देख रहे हैं, महिलाओं को इसमें क्या है काम मिला है। काम इन द सेंस कि इस अकेले सेक्टर से नहीं, 53 पॉइंट, रुक जाइए, 53.65, ये अकेले महिलाओं को कृषि, वानिकी इन क्षेत्रों से क्या हम देख रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर वगैरह से महिलाओं को इसमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पुरुष है इनको यहाँ तक तो कार्य मिला, ठीक है, चूंकि इनका वर्क जो पार्टिसिपेशन रेशियो है 64% है, तो इनके पास क्या है अन्य विकल्प भी हैं।
अनविकल्प का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखिएगा चाहे राजमिस्त्री का काम हो, ठीक है ना, ढुलाई का काम हो, तो इस तरह के जितने भी अदर कार्य है उसमें हम क्या देखते हैं, जो पुरुष होते हैं उनकी सहभागिता अच्छी खासी होती है। लेकिन जैसे हेवी वर्क, हम ये नहीं कह रहे कि महिला होती नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो हेवी वर्क जैसे सामान उठाना, बोझा उठाना, ये सारे जो कार्य है उसमें आप देखिएगा कि पुरुष जो होते हैं उनकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी एज पर फीमेल। लेकिन एग्रीकल्चर में हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पे क्या होती है, महिलाएं जो होती है उसमें संलग्न होती हैं, उनके द्वारा बहुत बेसिक्स काम भी जो होता है वो महिलाएं करती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक्स जो काम होता है वो भी क्या हम देखते हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा खासा होता है। तो इसको कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो कितना रहा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल की बात करें तो 55-9% जो है ये चीजें रही। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ कि बिहार में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो बिहार में जो प्रवासी जो श्रमिक यानी जो श्रमिक हैं प्रॉपर बिहार के, उनसे बहुत ज्यादा सेवा यहाँ पे बिहार में ही नहीं ली जाती है, क्योंकि वो वहां से क्या हो जाते हैं, मेनली माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसका एक लोग, और लॉकडाउन के दौरान आपने देखा भी होगा कि क्या स्थिति रही थी। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि जो भी ये जो श्रमिक है ये वापस अगर लौट के जा रहे हैं तो ये बिहार में ऐसा नहीं कि वो श्रम में अपना श्रमदान देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक सही समय का इंतजार कर रहे थे कि वहां से हम क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे अपने यहाँ जहां हमें अर्निंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, बिहार में लैक है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि जो भी वहां पे श्रमिक हैं उनके पास क्या है, स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा, जिसके कारण एक बड़ी संख्या में श्रमिकों का क्या हम देख रहे हैं बिहार में पलायन होता है। ठीक है, पलायन के मामले में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे पंजाब में देखिएगा बिहार की बहुत ज्यादा लेबर है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया के जो अलग अलग जो क्षेत्र थे उन्होंने कहा कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन बिहार के जो लेबर्स हैं इनको यहाँ बुलवा लीजिए, हमारा वर्किंग जो मेन जो हमारा पावर है, वर्किंग पावर जो है वो क्या हो चुका है, घट चुका है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, दिल्ली की बात मैं कर रही हूँ कि मैं लॉकडाउन के दौरान तो मैं यहीं पे थी उस दौरान, तो उस दौरान की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी सामान थे, ठीक है ना, जो भी हमारे हाउस होल्ड जो सामान होते हैं, जो खाद्य वस्तु होता है, वो सारे के रेट अचानक से बढ़ गए थे जब यहाँ से जितने श्रमिक जो पलायन कर गए। तो मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ भाई, तो पता चला कि मैम वो चले गए हैं, तो जिससे क्या है कि नॉर्मल चीजें भी, जो वो ढुलाई का काम हो गया, बीच में जितना भी सामान लेके आना जाना, तो ये काम जो लेबर्स करते थे तो अब लेबर्स रहे नहीं, तो जब लेबर्स नहीं रहे तो अब उसका क्या हो गया कि अब उनका कॉस्ट जो है, एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसके कारण सभी चीजों के प्राइस दिल्ली में एकाएक क्या हो गए थे, हाइक पे चले गए थे या उसके प्राइस बढ़ गए थे। तो ये बहुत बड़ा कारण, यानी श्रमदान, जो श्रमिकों का जो रोल होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करता है हमेशा। ठीक है, श्रमिकों का रोल हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है मैटर करता है। अब देखिए, बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए कि बिहार में रोजगार के लिए कितने लोग पहुंचे, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कि बिहार में रोजगार के लिए कितने लोग पहुंचे। रोजगार के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या के लिए, हाँ जी, मुझे बताएंगे आप लोग, अब बिहार में रोजगार के लिए आपको क्या लगता है, ज्यादा लोग आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे या कम संख्या में आएंगे? हाँ जी, बताइए, आप सबसे मेरा सवाल है, बिहार में रोजगार के लिए जो पहुंचे लोग, यानी कि जो भी लोग पहुंचे थे, लोगों का अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, हाँ जी, मुझे बताइए इसका कि बिहार में रोजगार के लिए जो भी लोग पहुंचेंगे, अगर इनका प्रतिशत पूछा जाए कि ये जो लोग हैं बिहार में, मुझे ये बताइए रोजगार का सृजन है? हाँ, मुझे ये बताइए सत्यम, क्या रोजगार के लिए आपको क्या लगता है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे या कम संख्या में पहुंचेंगे? हाँ जी, पीयूष बताइए, रोहन, बिहार में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, मान लीजिए यही श्रमिक है, यही लोग अगर अलग अलग सेक्टर में, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हुए, सिर्फ श्रमिक की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग का बिहार की ओर मूवमेंट होगा या नहीं होगा, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आपको क्या लगता है इनका जो परसेंटेज रेशियो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि जो भी बिहार से उनको पता है कि बिहार में रोजगार की कितना सृजन के मामले में क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल जो कहते हैं ना कि बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके बाद से अगर हम लोग बात करें वहां पर कि अभी और भी जो सेक्टर्स होते हैं वो भी सेक्टर्स जो है वो भी नहीं है कि आप जिसमें कह लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पर रोजगार सृजन का काम चल रहा है बिहार में। तो बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए
हाँ जी पीयूष बताइए। गौरव, अच्छा गौरव ने तो बताया। रोहन, हाँ जी रोहन, क्या लगता है आपको कि रेशियो कम होगा ज्यादा होगा बिहार में रोजगार के लिए जो लोग पहुंचेंगे? देखिए बिहार में रोजगार के लिए जो लोग आए थे यानी जो लोग पहुंचे हैं 2.9%, बहुत कम है ये रेशियो। इसका मतलब है कि बाहर से जो लोग पहुंचे, ठीक है ना, और उनका जो है यानी बाहर से जो लोग पहुंचे वो कितने लोग पहुंचे हैं? मात्र 2.9% लोग पहुंचे हैं बिहार में रोजगार के लिए, ठीक है। वो किसी भी कारण से हो सकता है। और अन्य प्रवास के बारे में हम लोग बात करें, जो यहाँ से जो गए यानी कि अन्य प्रवास का मतलब होता है, इस प्रवास में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें से 75% लोग क्या हम देख रहे हैं कि बिहार से लोग क्या हुए हैं, माइग्रेट किए हैं। बिहार से 75% लोग हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका माइग्रेशन हुआ है, यानी माइग्रेट कर गए हैं। ये क्या हो गया है? माइग्रेट कर गए हैं, प्रवास हो गया। अब प्रवास में एक चीज और आपको बता दे रही हूँ, इनका जो माइग्रेशन होता है, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन में जो सबसे बड़ा जो रोल होता है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं की शादी हो गई तो प्रवास क्या होता है, अपने आप एक तय होता है। तो एक बड़े स्तर पर अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए बिहार की कोई लड़की है और उसका विवाह यूपी में हो गया, या फिर आप दिल्ली हो गया, कहीं भी विवाह हो गया, तो एक क्या हो गया, एक तरह से वो भी माइग्रेशन में काउंट होगा। कुछ ऐसे लोग आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि बिहार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पे क्या कर रहे हैं, अपना जो है अपना योगदान दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि माइग्रेशन जो है वो बड़े स्तर पर है बिहार में। लोग क्या होते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा अगर सेक्टर अगर बात की जाए कि इसमें महिला बड़े स्तर पे जो है वो जाती हैं या फिर पुरुष, तो महिलाओं का चूंकि विवाह एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेशन का, कि जैसे ही विवाह होता है वो एक, मान लीजिए सिर्फ ये नहीं, एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसमें महिलाओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपको दिखेगा माइग्रेशन में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अन्य जो है जॉब वगैरह के पर्पज से भी क्या है, बहुत सारे पुरुष जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में वहां जॉब चूंकि नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या अगर हम लोग बात करें कि जो जिस तरह से आईटी हब होता है, तो आईटी हब का भी अभाव है बिहार में। जैसे आप देख लीजिए दिल्ली के गुड़गांव के पास देखिए, तो गुड़गांव क्या हो चुका है, यानी हरियाणा में ही एक आईटी हब सेल बन चुका है, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हो रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। तो डे बाय डे गुड़गांव क्या हो रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, डेवलप इतना हो चुका है कि उसको अब आईटी हब बोला जाने लगा। उसी हिसाब से वो डेवलप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि वैसे सेक्टर की कमी हमें बिहार में बहुत दिखाई देती है। जो चीजें हमने बताया भी था कि सेकेंडरी सेक्टर में आने के कारण वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। वैसी स्थिति अभी हम लोग को वहां पर नहीं दिख रही है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। हाँ जी, फोन कोई ऑन करके रखे हैं क्या अपना? आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ जी, जूम पर आकर के फोन पे बात मत करिए, सुनाई देता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देख लीजिए, बात करते हैं, एक एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे रोडवेज यानी सड़क दुर्घटना जिसको बोलते हैं, 2018 के से यानी डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बिहार में बहुत कम रहा, यानी सड़क दुर्घटना का जो रेशियो है वो क्या रहा, प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटना की संख्या में भारत जो है सबसे कम है। यानी कि मान लीजिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पर लाख यानी प्रति लाख जनसंख्या में, भारत में क्या हम देख रहे हैं, भारत में सड़क, सॉरी भारत नहीं, बिहार में बिहार में सड़क दुर्घटना, बिहार में सड़क दुर्घटना की जो दर है, की दर जो है वो क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है। अब कितना है भाई, अगर रोड एक्सीडेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट इन बिहार, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट की स्थिति क्या है बिहार में। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना परसेंटेज रहा 2018 में के हिसाब से, 9.3%। कितना रहा है, 9.3%।
9.3 परसेंटेज, ठीक है। प्रति लाख आपको मैं बता देती हूँ कि अभी दिल्ली में आज से 2 से 3 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ रोड रेस की घटना इतनी ज्यादा होने लग गई थी कि कोई रात में किसी ने ड्रंक कर लिया और वो क्या है गाड़ी से हिट कर दिया किसी को, कोई चलते हुए में, इनफैक्ट आप छोड़ दीजिए वो भी अगर छोड़ दे, आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी पीयूष, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? आपको मैं बता रही हूँ उसको अभी जो स्थिति है उसको कहा जाने लगा कि वो भूतहा एक्सप्रेस हो चुका है। भूतहा एक्सप्रेस का मतलब ये है डेली वहाँ रोड रेस, मतलब वहाँ डेली रोड एक्सीडेंट होता है। एकदम चले भी हैं। अच्छा, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप देखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे में जो कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, वहाँ डेली रोड एक्सीडेंट होता है। मतलब पता नहीं क्या है, डेली हाँ। अच्छा, आप भी दिल्ली में रहती हैं मनीला, ओके। तो आपने सुना ही होगा मनीला, डेली आप सुनिएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत एक्सीडेंट होता है। मतलब एक तरह से कि वहाँ पता ही नहीं होता कि कब क्या है, वहाँ पे कब कैसे एक्सीडेंट। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो उसमें एक्सप्रेसवे में जो रोड उन लोगों ने बनाया है ना, वो उसको क्या कहते हैं, मतलब सीमेंटेड रोड है। जिससे माना जाता है कि उसका टायर गरम हो जाता है, गरम होने के बाद वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है और एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीज़न यमुना एक्सप्रेसवे पे ये कारण बनता है। तो खैर वो तो अपनी जगह है। और दिल्ली की बात करें, हम लोग आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में क्या आप नॉर्मली चल रहे हैं, अचानक से कोई क्या है एकदम शॉक हुआ, बहुत तेज से गाड़ी उड़ाया और हमने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा क्या है, हाई रेशियो है। बीच में तो ये स्थिति हो गई थी कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे यहाँ पर कि भाई इस तरीके से अगर लोग गाड़ी चलाएंगे तो इनोसेंट लोग क्या है वो चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ इंसिडेंट, मतलब घटना बहुत ज़्यादा घटती है। उस हिसाब से अगर देखें, यानी जितने भी, तो उस हिसाब से बिहार में ये स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है ना? ये स्थिति बहुत अच्छी है और वहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट का अगर मामला अगर देखें, तो वैसा नहीं है। रेशियो के मामले में हम क्या कहें कि 9.3% है मात्र। बाकी अदर जगह पे आप डेटा अगर कभी देखिएगा कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट का अलग-अलग जगहों पे जो डेटा है, तो उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या है, डेटा हाई दिखेगा। जितने भी खास तौर से महानगर आप जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे ना, वहाँ पर रोड एक्सीडेंट की घटनाएँ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बिहार में शहरीकरण की स्थिति अगर आप देखिए तो बहुत बड़े स्तर पे शहरीकरण नहीं हुआ है। कुछ ही राज्य या कुछ ही ज़िले आपको दिखेंगे जो बड़े हैं और जो ठीक-ठाक हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए अब तो फॉग में हाँ, बिल्कुल, मतलब कई बार फॉग रीज़न बनता है, कोई ना कोई रीज़न रहेगा। तो वही मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अगर हम देखें तो कहीं न कहीं से क्या है कि थोड़ा कम शहरीकरण, यानी गाँव के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर गाँव कहीं पे ज़्यादा है या लोग ट्रांसपोर्टेशन का कम यूज़ कर रहे हैं, जितना शहरीकरण होगा, अर्बन कल्चर होगा आपके पास, उतनी गाड़ियाँ होंगी, जितनी गाड़ियाँ होंगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, ड्राइव होंगे और कहीं न कहीं से और उसके बाद से क्या होता है कि एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बोल तो रही हूँ कि जितना आप महानगर जाएँगे ना, आप दिल्ली, मुंबई, जितने भी बड़े-बड़े सिटीज़ हैं ना, जो मेट्रोपॉलिटन है, आप वहाँ बढ़िएगा, तो आपको रोड एक्सीडेंट की घटना जो है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो नेशनल हाईवे बनाया जाता है, तो उसमें एक ये भी रहता है, एक क्लॉज़ रहता है कि बहुत सारे ऐसे प्लान भी आए हैं प्रधानमंत्री योजना की तरफ से कि भई, जो भी नेशनल हाईवेज़ बना रहे हैं, वहाँ पर आप क्या करिए, एक हॉस्पिटल जो है उसको बना के रखिए, ताकि इस तरह के जो आपातकाल स्थिति आ जाती है, जैसे बड़े लेवल पे क्या हो गई, दुर्घटना हो गई या घटना घट गई, तो उसको क्या किया जा सके, वैसी इमरजेंसी की कंडीशन में लोगों की जान बचाई जा सके। हाँ, ट्रॉमा सेंटर इसको बोलते हैं। तो वैसे ट्रॉमा सेंटर, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में वाइन नहीं मिलता है। कहाँ वाइन नहीं मिलेगा, हाँ। हाँ जी, विष्णु? अच्छा, रितेश पूछ रहे हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एनर्जी यानी ऊर्जा क्षेत्र में क्या स्थिति रही बिहार में? मैं कह तो रही हूँ कि आप दिल्ली में देखिए ना तो आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से शुक्र मनाइए कि बिहार में स्थिति वैसी नहीं है। चलिए ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे खपत यानी कि जो डिमांड था, जो खपत रहा यहाँ पर 2018 और 19 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये कितना था, 5300 मेगावाट। 5300 मेगावाट। 5300 मेगावाट, ठीक है। एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करें, एनर्जी सेक्टर, तो यहाँ पर क्या स्थिति थी ये हम लोग बात कर रहे हैं।
5300 था, ठीक है, मेगावाट यानी टोटल रहा। और इसमें ये भी देखते हैं कि डिमांड कितना था। डिमांड इन द सेंस कि अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है भाई, एनर्जी की तो डिमांड रहती है, माँग कितनी थी यहाँ पर? डिमांड कितनी, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर डिमांड कितनी रही है, तो 5139 मेगावाट, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पर, जो एक्चुअल पहुंचा, मतलब मेगावाट यानी कि पहुंच, मांग के इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्चुअल पहुंचा यानी पहुंच जो है वो कहाँ रिचेबल कितना रहा, ये रहा 5139 मेगावाट पहुंचा लोगों तक, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि 2018 और 19 में यहाँ की कंडीशन क्या हुई है, बिहार में बढ़ी है, ठीक है ना। बढ़ी है इन द सेंस कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 311 किलोवाट प्रति घंटा जो एनर्जी का मामला है वो क्या हो गया, 311 किलोवाट घंटा यानी आवर हम लोग देखेंगे तो ये क्या रहा है, बढ़ा है, यानी जो एनर्जी का जो डिमांड है वो क्या रहा है, बढ़ा है बिहार में। 311 किलोवाट घंटा यानी आवर के इस पे, वॉट आवर के इस पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये बढ़ा है 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, बिजली में अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा बिजली जो है वो पहुंची किससे है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें रोल सबसे ज्यादा रहा थर्मल पावर है, उसमें भी थर्मल पावर में भी कौन सा, कोयला आधारित थर्मल पावर से बिहार में सर्वाधिक बिजली की पहुंच हुई है। कोयला आधारित आधारित थर्मल पावर से हम क्या देख रहे हैं, कांटी कांटी ये क्या थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, कांटी थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना है? सुना या नहीं सुना आप लोगों ने? कांटी थर्मल पावर नाम सुना है? हाँ, बीपीएससी का विष्णु, एक बात बताइए, एग्जाम आप लोग का नजदीक है, कुछ कुछ चीजें तो ध्यान रखिए ही कि कांटी में जो थर्मल पावर है क्या वो एनटीपीसी का यूनिट है? वाह स्वाति, आप वहीं रहती हैं। हाँ जी स्वाति, आप ही से मेरा क्वेश्चन है, कांटी में जो थर्मल पावर प्लांट है स्वाति, क्या वो एनटीपीसी का यूनिट है? हाँ जी बताइए आप लोग। मेरा क्वेश्चन है कि कांटी का जो थर्मल पावर प्लांट है क्या वो एनटीपीसी का यूनिट है या नहीं है? ये सब बिल्कुल जानिए क्योंकि थर्मल पावर जैसे एनटीपीसी जो है, ये गौरव आनंद कह रहे हैं नो। गौरव, आपने पढ़ा है उसको ठीक से? हाँ जी, सत्यम और गौरव, एक बात बताइए, तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं ना? हाँ जी, तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं ना? गौरव और सत्यम, हाँ, हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, गौरव और सत्यम, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ जो काटी थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए आप दोनों के दोनों तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं कि कह रहे हैं मैम नो, तो इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोग उस बेस पे बता रहे हैं कि आंसर ये होगा? हाँ जी, 2 लोगों ने कहा है नो और इन दोनों से मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों ने तुक्का लगा दिया है क्या? कि यस या नो में से कोई एक आंसर तो होगा ही होगा। हाँ जी, बताइए? कोयला आधारित थर्मल पावर से हम क्या देख रहे हैं कि सबसे अत्यधिक क्या हुआ है? नो मैम, थर्मल पावर से क्या है, अत्यधिक बिजली की पहुँच इसी से हुई है, ठीक है ना? अत्यधिक बिजली की पहुँच हुई है, ठीक है? ठीक है ना? इसका हम लोग क्या देख रहे हैं और कम से कम कितना प्रतिशत गया है कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से? 82%, ठीक है? जाके क्वेश्चन देखिएगा, जिन लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है काटी थर्मल पावर प्लांट के बारे में, इसके बारे में आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा एक बार जाकर के कि क्या ये इज इट द पार्ट ऑफ एनटीपीसी और नॉट, या इज इट द यूनिट ऑफ एनटीपीसी और नॉट? एनटीपीसी का ये यूनिट है या नहीं है? हाँ। वही मैं कह रही हूँ कि आप लोग को क्या करना है इसमें पता करके रखिएगा कि ये एनटीपीसी का यूनिट है या नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में क्या करनी है, रखनी है, ठीक है। सिलेक्शन तो एनटीपीसी से होता है,
नहीं नहीं, मैंने क्या बोला इसमें कि स्मारिका, मेरा यही तो क्वेश्चन है ना कि इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा उसमें क्या करना है, ध्यान देना है। अच्छा, अभी मैं आपको ना एनटीपीसी से संबंधित एक करंट का क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा-सा यहाँ पे हेल्प करना चाहूँगी। ए एनटीपीसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा सीएए क्यूएमएस, ठीक है? सीएए क्यूएमएस, अगर आप लोग करंट पढ़ रहे होंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी शायद आप लोगों को मिला होगा, ठीक है? सीएए क्यूएमएस। हाँ जी, इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने किसी में से? हाँ जी, पीयूष, इसके बारे में देखा है CAAQMS क्या है ये? बिहार में इससे संबंधित एक प्लान चल रहा है। एनी एनी आइडिया आप सभी को? कितना? नहीं, मैंने पूछा है CAAQMS क्या है ये? बताइए ज़रा, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका हो सकता है बिहार में क्वेश्चन आ जाए, इस करंट का है क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए ज़रा, CAAQMS नाम सुना है इस बीच में करंट पढ़ने के दौरान? क्या? अच्छा सुनिए, मैं बता दे रही हूँ इसमें आप लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देती हूँ CAAQMS है क्या। अगर इसमें जैसे मैंने एनटीपीसी के बारे में बात की, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँ, आपको बता दूं यहाँ पर। ये एक करंट का क्वेश्चन है, CAAQMS, ठीक है ना। इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। मॉनिटरिंग स्टेशन, अब देखिए ये है क्या, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ये है क्या, एनटीपीसी ने, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी ने 6 राज्यों के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, जिसमें वो क्या करेगा, पता लगाएगा कि भाई एयर क्वालिटी का जो कंडीशन है बिहार में वो क्या स्थिति है। तो आप देख लीजिए कि एनटीपीसी जो है 3 प्लेसेस इन इंडिया। हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि एनटीपीसी जो है, यानी इसने क्या किया है एक तरह से, हम्म, तो यही एनटीपीसी क्या करने वाला है, यहाँ पर एक एस्टैब्लिश करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो एनटीपीसी के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पर यानी बिहार में एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसकी क्या की जा रही है, स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहाँ पर होगा, पटना में भी क्या किया गया है, इसे देखा गया है, यानी प्लान के तहत जो है, योजना के तहत वो पटना में क्या करेंगे, एक मॉनिटरिंग स्टेशन। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा जो जैसे अभी दिल्ली का क्या है, अभी अब हम लोग जब निकलते हैं तो जब चेक करते हैं तो उसमें आता है कि काफी अनहेल्दी है एयर, जो एयर क्वालिटी जो है, जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है, उसमें बताता है कि ये काफी ज्यादा क्या है, अनहेल्दी है। और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 से भी क्या है, ऊपर चल रहे होते हैं यहाँ पर दिल्ली में। और बहुत ज्यादा लोगों को समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे लंग्स से संबंधित ये वो। तो एयर क्वालिटी जो है ना, बहुत बड़ा मैटर बन चुका है कि इसकी क्या कंडीशन है। तो उस पे निगरानी करने के लिए एनटीपीसी का यहाँ हम रोल देख रहे हैं बिहार में। तो उससे संबंधित ये लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्टेशन जो है, एयर क्वालिटी स्टेशन जो है, ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं। एनटीपीसी इसमें इससे जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एनटीपीसी का क्या है। चलिए आगे बढ़े इसमें। तो देखिए, रिन्यू एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जल विद्युत, यानी जल से जो विद्युत बनता है उसका परसेंटेज कितना रहा बिहार में। जल विद्युत अगर हम लोग बात करें तो इसका परसेंटेज बिहार में कितना रहा है, तो ये रहा 11%। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा, इसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरण सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा, इसको कहते हैं रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका परसेंटेज क्या है, काफी कम है बिहार में। 7% जो है इसका परसेंटेज रहा जो बिजली उत्पादन में बिहार में। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोयला आधारित जो थर्मल प्लांट है उसका, यानी अगर आप बात करें तो आप सीक्वेंस में क्या देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा है, कोयला आधारित, यानी कोयला आधारित थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट इसका सबसे पहले रहा। दूसरे पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जल विद्युत है। ये मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं। और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इन तीन सेक्शन का हमने बताया है। रिन्यूएबल एनर्जी का 7% है, जल विद्युत जो है वो 11% है, और जो कोयला आधारित जो एनर्जी जो बिहार में जो बिजली उत्पादन जो की गई है वो क्या है, उसकी मात्रा या उसका अगर प्रतिशत के बारे में बात करें वो क्या है, अधिक है। ठीक है, वो क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अब बात करें कि जैसे बिहार में मैंने बताया ना कि शहरीकरण, शहरीकरण का मतलब ये होता है कि अर्बनाइजेशन जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा हुआ और सबसे कम कहां पर हुआ। शहरीकरण का मतलब ये हो जाता है कि अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक अर्बन कल्चर, जैसे आप पटना जाइएगा तो कई सारे मॉल्स दिखेंगे, कई सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। तो एक जो कहते हैं ना शहर का मतलब क्या होता है, शहर का मतलब ये होता है कि इस तरह की चीजों का क्या हो, एकदम अंबार हो, आपको वहां पर कैब की फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें आपको क्या हो वहां पे इजिली अवेलेबल हो। तो शहरीकरण का मतलब ही होता है कि वो सारी चीजें यानी सुख सुविधा से संपन्न। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शहरीकरण के बारे में बात करें कि अर्बनाइजेशन का क्या स्थिति रहा, शहरीकरण यानी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा पटना में क्या हुआ है शहरीकरण, इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा था। कितना परसेंटेज था शहरीकरण के मामले में, तो 43%, यानी इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सबसे कम यानी ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं, सबसे ज्यादा यानी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीजों पे खर्च हुआ इसमें, पटना में। और सबसे कम की अगर बात करें कि सबसे कम शहरीकरण कहां पर दिखा हम लोगों को, तो ये दिखा हम लोगों को सबसे कम बांका में। कहां पर, बांका में। बांका में कितना रहा, बांका में कितना रहा, 3.5%। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, शहरीकरण के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी अवसंरचना जिसको कहा जाता है, जो शहर होने के लिए क्या है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड्स होते हैं शहर अर्बनाइजेशन के लिए, जो क्या कहते हैं हम लोग बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करें अच्छे स्कूल हो, ठीक है ना, पानी की फैसिलिटी अच्छी हो, जैसे सपोज दैट इसमें क्या स्कूल अच्छे हो, पानी की उपलब्धता हो, स्कूल हो गया, पानी की उपलब्धता हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यानी कि परिवहन जो हो वो क्या हो आपका, बहुत ही सुगम हो, सुगम यानी इजिली आपके पास क्या हो, अवेलेबल हो सके। तो ये क्या एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देखेंगे अगर शहरीकरण के बारे में बात करें, तो ये क्या है, स्कूल हो गया, ये सारी चीजें की जो फैसिलिटी है, तो उस हिसाब से जो अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम लोग देखें, तो शहरीकरण में जो आर्थिक सर्वे के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो शहरीकरण में सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया गया है, पटना में, यानी सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है पटना का, ठीक है, वहां पर। और सबसे कम बिहार में कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है बांका में। पटना में सबसे ज्यादा, सबसे कम बांका में। ठीक है, तो शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, इसका मतलब है कि बांका में जो कोई है आप लोगों में से बांका का, हाँ जी, बांका का कोई है आप लोगों में से, ऐप वाले या इसके वाले जूम वाले, इज एनीबडी इज हियर फ्रॉम बांका, बांका डिस्ट्रिक्ट से कोई है? हाँ जी। अच्छा पीयूष आप बांका से हैं, तो आप बताइए, नहीं भागलपुर तो सत्यम अच्छा मतलब प्रमंडल में यानी कमिश्नरीज में आता है, 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उनमें से एक भागलपुर भी है। तो भागलपुर का तो एक अलग कहानी हो गया, वो बड़ी सिटी में काउंट होता है ना।
पीयूष आप बताइए, आप बांका से हैं, आपको लगता है कि शहरीकरण में, आप तो वहीं रह रहे हैं, तो आपको वो चीजें तो दिखती ही होंगी, आपको नहीं लगता कि वहां पे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तभी इसको काउंट किया गया है सबसे कम शहरीकरण में? हाँ जी पीयूष, आप तो वहीं से हैं, बताइए। क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या हुआ? पीयूष कहेगा मैम हम अपने जिले की कैसे बुराई कर दे, बात बुराई करने की नहीं है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बात बुराई करने की नहीं है, यहाँ बात बस इसकी है कि जो बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं अर्बनाइजेशन के लिए, वो चीजें नहीं है। और एक बात आपको और बता देती हूँ, जो शहर होता है ना, उसका अगर एक डेफिनेशन दिए जाए कि व्हाट इज अर्बन, अर्बन हम लोग बोलते किसको हैं, तो अर्बन बेसिकली वो होते हैं जो गाँवों के पैरासाइट्स पर क्या होते हैं, यानी कि एक तरह से कि जो गाँव की परजीवियों पे जो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। अब जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या है भाई कि यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, वहां से बहुत कम अर्बनाइजेशन है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दिल्ली में, अब बात करें तो यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, या हरियाणा के या यूपी के गांव हैं, उन सारी जगह से जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब कहाँ पहुंच जाती हैं, दिल्ली पहुंच जाती हैं। तो एक चीज ध्यान समझिएगा, अगर आपसे बोला जाए कभी कि शहर से आप समझते क्या है, तो शहर का मतलब ये नहीं होता है कि ये सारी चीजें, ये तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन कल्चर या अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से क्या समझते हैं, यानी वो जगह जो गांव की परिजीविका पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं पूरी तरह से, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग शहर। एक्चुअल में शहर वही होता है। अब पटना की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके आसपास के जितने क्षेत्र, वहां से जितनी बेहतर चीजें हैं, सब कहाँ पहुंच जाती हैं, पटना पहुंच जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के लोग क्या, वहां के आसपास के गाँव की जितनी जितनी भी चीजें, उसका कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक चीज और है, शहरीकरण तो हो गया। अब आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से मेट्रो रेल के बारे में बात करें, हाँ तो वो मैं, अरे बाबा, काहे इमोशनल हो जा रहे हैं आप लोग, भावुक मत होइए, मैं बात उनकी नहीं कर रही हूँ। किसने कहा था कि मैं भागलपुर से हूँ, मुझे एक मिनट देखने दीजिए, किसने बता था। हाँ स्वाति, मैंने तो बता ही दिया है उसके बारे में, CAQMS बताया तो मैंने कि कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन उसका नाम है, और जो कि NTPC के द्वारा क्या किया जा रहा है, पटना में उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, चेक करेगा एयर क्वालिटी, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, देखिए इसमें हम लोग बात करें कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हो रही है, पीएम पटना रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, ये है क्या, पटना, यानी अर्बनाइजेशन पे खर्च भी अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पर, पटना मेट्रो, जबकि देखिए हर जगह मेट्रो बन चुका है, अभी भी यहाँ पे क्या है स्थिति थोड़ी सी, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। अब इस पे बात करें कि पटना में जो, जैसे यहाँ दिल्ली में है ना, दिल्ली मेट्रो और रेल, DMRC बोला जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो उसी तरह से क्या पटना में क्या हम लोग देख रहे हैं कि PMRC, ध्यान दीजिएगा, PMRCL, इसकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, और इसके ऊपर कितना जो है रुपया मंजूर किया गया है, तो 13,666 पटना में 13,666 करोड़ रुपया, ठीक है, किस पे खर्च करने की बात की जा रही है, PMRCL पे, पटना। अच्छा एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, जब रेल मेट्रो रेल का जो परियोजना होता है ना, उसमें कॉरिडोर बोला जाता है, गलियारा, ठीक है, तो पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो बन रहा है, तो उसमें भी क्या है, कॉरिडोर यानी गलियारा बनाया जा रहा है, और वो गलियारा किस इसमें सेंस में हम लोग देख रहे हैं, जैसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी जो फर्स्ट फेज में मेट्रो का काम होगा पटना में, यहाँ पे आ जाइए, पूर्व से पश्चिम, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। यहाँ आ जाइए, सॉरी दक्षिण मैंने कहा बना दिया, रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी, नहीं तो फिर पीयूष कहेंगे मैम आपने क्या बना दिया है। हाँ, उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपको कॉरिडोर, ठीक है ना। और कितने किलोमीटर का ये कॉरिडोर प्लान किया गया है, 31, ध्यान दीजिएगा, 31.39 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनेगा। यानी जो फर्स्ट फेज बनेगा पटना में मेट्रो रेल का, तो उसको कॉरिडोर यानी गलियारा वो कहते हैं इसको हम लोग। तो पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। तो दो फेजेस में, यानी पटना शहर, मान लीजिए ये पटना शहर हो गया, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो पटना सिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह से मेट्रो का प्लान है, जो 31 किलोमीटर में क्या होगा, बना हुआ होगा। यानी ये ऑलमोस्ट क्या करेगा, लगभग लगभग पटना के सभी जो मेजर मुख्य क्षेत्र हैं उसको वो क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है ना। जो सभी मुख्य क्षेत्र हैं उसे ये क्या करेगा, क्या कहते हैं, कवर करेगा। हाँ जी, क्लियर है। यहाँ पर पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो 13,666 करोड़ का क्या है, प्लान इसके लिए मंजूर किया गया है। कॉरिडोर गलियारा बनाने की बात की गई है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको जो पहले चरण में, यानी जो फर्स्ट फेज में जो इसका निर्माण होगा वो 31.39 किलोमीटर होगा, ठीक है। कितना होगा, 31.39 किलोमीटर होगा, ठीक है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर? हाँ नहीं, मैं समझ रही हूँ पीयूष, मैं समझ रही हूँ, इसके मतलब वो बात सही है। ये भी एक हर्डल होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां पर जब चीजें सुगम नहीं होती तो अर्बनाइजेशन रुकने का भी एक कॉज होता है कि वहां पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जिसके कारण वहां तक चीजें जो है पहुंच नहीं पा रही हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि पटना मेट्रो रेल परियोजना क्या है, वो स्टार्ट जो मंजूरी दी गई है। और इसमें क्या किया गया है कि ये प्लान है कि इस तरह से इसको क्या किया जाएगा, इतने इस फेजेस में बनाए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इस तरह से बनता भी तो इसका मतलब ये है कि पटना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ये क्या करेगा, कवर करेगा। और ये रोल प्ले किसमें करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अगर बन गया तो कहीं ना कहीं से लोग क्या करेंगे, फिर मेट्रो को प्रेफर करेंगे। जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें तो अधिकतर लोग यहाँ क्या है, यहाँ अपने 4 व्हीकल को छोड़ करके लोग मेट्रो का सवारी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इजी है और आसान है, और कहीं ना कहीं से वो क्या है, जल्दी आप पहुंचते हैं, ट्रैफिक की समस्या नहीं है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, बहुत सारे क्या है उसमें बेनिफिट हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नीरज हैं क्लास में? हाँ जी नीरज, क्लास में हैं आप? मुझे सबके नाम याद हो गए हैं, इतना ना आप लोगों को मतलब ध्यान। हाँ देखिए, परियोजना अब ये दी गई, मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मेट्रो का काम जो है ना, अब आपको मैं बता देती हूँ कि स्टार्ट तो मंजूरी तो दे दी जाती है, अब डिपेंड करता है कि क्या स्थिति है वहां पर, कब तक बनेगा का कोई देखिए ये नहीं है। मंजूरी दे दी गया है, काम चल रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, विल टेक टाइम। अब देखिए क्या स्थिति है, अब नई नई सरकार बनी है, अब उनका क्या स्थिति है, कितना इसके तरफ रुझान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग अब। अच्छा है, नीरज और विष्णु, विष्णु भी रहते हैं ना। हाँ विष्णु, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक आप लोगों को? जब पटना में मेट्रो बनेगा तो उसका क्या होगा, एक अलग ही खुशी होगी कि चलिए भाई यहाँ पे क्या हो गया, मेट्रो यहाँ पहुंच गई है। अब आते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में क्या स्थिति रही, ठीक है ना। अब आएंगे हम लोग क्या है, बैंकिंग के क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए बैंकिंग के बारे में हम लोग बात करें। हाँ 2040 तक। चंदन, ये आप नाराज होके बोल रहे हैं क्या कि मैम 2040 तक बनेगा? हाँ जी, देखिए कोई भी मेट्रो एक बार में पूरा पूरा नहीं होता, उसके फेजेस होते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, उसके कई चरण में बना है ये, ठीक है। दिल्ली मेट्रो के बारे में ही अगर हम लोग बात करें तो ये कई फेजेस में बना है, ठीक है। तो होता है, अभी देखिए लेट्स सी, मैंने क्या कहा भाई, मंजू परियोजना को मंजूरी देना और परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में क्या है, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राज्य में, यानी राज्य में अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसको कहते हैं कि अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड बैंक जो है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये हम लोग वाणिज्यिक बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति क्या है बिहार में, इसकी क्या कंडीशन है, क्या इनकी स्थिति ठीक ठाक है, बनेगा नहीं नहीं मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनकी स्थिति क्या है तो जो शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक है, इनकी मतलब पटना में यानी बिहार में क्या है, इनकी संख्या अच्छी खासी है। बिहार में इनकी संख्या क्या है, अच्छी खासी, यानी संख्या इनकी बड़ी है। बिहार में इनकी संख्या अधिक है, अधिक इन द सेंस कि ठीक है, अच्छी है, कंडीशन अधिक है। इसके बाद अगर बात करें कि इनकी हिस्सेदारी कितनी है, अगर बात करें कि बिहार में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इनकी हिस्सेदारी कितनी है, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर देखें तो 2019 में अगर हम लोग एज पर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर देखें तो हम लोग बिहार में क्या देख रहे हैं कि ये जो कमर्शियल बैंक है इनकी हिस्सेदारी, ठीक है ना, इनकी हिस्सेदारी कितनी है, 4.9%, ठीक है, 4.9% हम लोग क्या देख रहे हैं, इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। और वाणिज्यिक बैंकों की जो ये जो कमर्शियल बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उसमें अगर हम लोग बात करें कि बिहार में कितने, यानी अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल भारत में जैसे देखा जाएगा कि भारत में कितने वाणिज्यिक मतलब वाणिज्यिक बैंकों की संख्या के मामले में भारत में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या के मामले में, है ना, बिहार का क्रम कितना है, यानी बिहार का क्रम यानी बिहार का क्या कंडीशन है, तो बिहार 10वें नंबर पर है। कितने नंबर पे है, बिहार का क्रम है 10th रैंक, ऑन 10th रैंक, 10वें इसका क्रम से अगर हम लोग बात करें तो कितने नंबर पे है, ये 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हम बात क्या करें कि भारत में अगर वाणिज्यिक बैंकों की संख्या के मामले में बिहार का क्रम देखें कि बिहार की रैंकिंग कितनी है, ये क्रम का मतलब ही होगा कि व्हाट इज द रैंकिंग, रैंकिंग के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहार में क्या देख रहे हैं, 10th रैंक पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो उसकी जो संख्या है उस आधा, यानी हमसे जो है बिहार से 9 राज्य अभी ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल्ड बैंक क्या है, ज्यादा है, 10वें नंबर पर बिहार है। तो इसका मतलब है कि बिहार में अच्छे खासे शेड्यूल्ड बैंक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है इनकी संख्या क्या है, ठीक ठाक है, अच्छी इनकी संख्या है, 10वें नंबर पर है बिहार। बिहार कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक इसे ही बोला जाता है, शेड्यूल्ड जो है कितने नंबर पे है ये देख रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें तो कितने नंबर पे देख लीजिए है, तो बिहार जो है स्थिति इसकी 10वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाता है मानव विकास में हमारा क्या स्थिति रहा है, ठीक है। मानव विकास में अगर हम लोग बात करें, अब आते हैं इसके आगे, ये तो ये हो गया, अब आएंगे हम लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, मानव विकास के बारे में बात करें कि इसका क्या कंडीशन बिहार में रहा है। मानव विकास, ठीक है ना, मानव विकास का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ उसकी क्या कंडीशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है बिहार में, ठीक है ना। बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं अब देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कि जो 2011 से यहाँ पे आ जाइएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2011-12, ठीक है ना, 2000 एज पर डेटा ऑफ 2011 एंड 12, ठीक है, और उसके बाद से लेकर के कब से कब तक, 2018 से
सॉरी 2018 से 19 तक, 18 से 19 तक का अगर हम लोग डेटा देखें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार में यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति विकास है, पीसीडीई, ध्यान दीजिएगा, पीसीडीई, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारे यहाँ, इसको कहा जाता है पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने बोल दिया है पीसीडीई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो वृद्धि दर है ये राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा, ये क्या है, राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय औसत यानी कि जो नेशनल एवरेज है जो हमारा, उसके अगर हम लोग तुलना करें तो उससे क्या है, हमारा जो पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो हर व्यक्ति पे जो किया गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, वो नेशनल एवरेज से भी क्या है, हमारा ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे 2011 से 19 के बीच में आपको मैं बता दूं, 11 से 19 के बीच में अगर हम देखें तो बिहार में क्या स्थिति रही है, यहाँ पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि जो थी, प्रति व्यक्ति विकास व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि के बारे में अगर हम लोग बात करें, वार्षिक वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो वो कितना रहा है बिहार में, तो ये रहा है 14.2%, ठीक है, ये कितना रहा है 14.2%। लेकिन अगर हम लोग नेशनल एवरेज के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश के मामले में ये कितना रहा, ये दर 13.3%, यानी पूरे देश में, पूरे देश का मामला अगर देखें, यानी भारत में जो एवरेज रखा गया था वो कितना था, वो था 13.3%। तो उससे हमारा रेशियो ज्यादा है या नहीं है देश में, यानी कि नेशनल एवरेज अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय औसत जो निकाला गया था कि पर कैपिटा डेवलपमेंट, राष्ट्रीय औसत अगर हम लोग बात करें तो पर कैपिटा डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से देखें तो वो कितना था 13.3, और बिहार में कितना हो रहा है भाई 14.2%। तो उसके आधार पर देखें तो बिहार में क्या है, यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, वो क्या रही है, ज्यादा रही है। अब इसमें आ जाइए, थोड़ा टाइम 9:45 में खत्म भी करना है मुझे। हाँ, अब जैसे इसमें आ जाइए, हम लोग बात करें कि साक्षरता, जैसे इसमें ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि साक्षरता जो रेशियो है, तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिटरेसी जो रेशियो है, लिटरेसी रेशियो, ठीक है, यानी साक्षरता दर के बारे में अगर हम लोग बात करें, साक्षरता दर के बारे में बात करें तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 14.8% की हम क्या देख रहे हैं, लिटरेसी रेट में पहले से वृद्धि हुई है, 14.8% की वृद्धि देखी गई है, वृद्धि जो है, यानी कि ये चीज हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, ये इसकी बढ़ोतरी हुई है। यानी साक्षरता दर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक चीज और है कि बिहार में शिक्षा पर क्या है, जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा पर जो व्यय था, है ना, शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय, शिक्षा पर जो किया जाने वाला व्यय है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 13.8% की रेशियो से क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, 13.8% ये बढ़ा है, यानी हर साल क्या हो रहा है कि इस पे शिक्षा पे जो हमारे यहाँ क्या है कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। टाइम हो गया क्या, 9:45 हो गया, अच्छा जी, 13.8% हो गया, ठीक है। अब आ जाइए बिहार में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर ये अगर लिख लिया होगा आप लोगों ने, आ जाइए यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें कि पुरुष लिटरेसी कितनी है और महिला लिटरेसी के बारे में बात करें, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर अगर कितनी है और महिला साक्षरता दर के बारे में देखेंगे, और महिला साक्षरता दर के बारे में देखेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति रही बिहार में, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बारे में हम देखेंगे। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है,
2% रहा, और महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये कितना है 51.5% रेशियो रहा। ठीक है, महिला जो लिटरेसी रेट रहा वो 51.5% और पुरुष साक्षरता दर जो रहा वो 71.2% रहा है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, जीवन प्रत्याशा जिसको बोला जाता है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा अगर हम लोग देखें तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेल और फीमेल पे अगर हम लोग आएंगे, यहाँ पर मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष के जो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें तो जो पुरुष है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है 69.2 है इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और महिलाओं का 68.6। लेकिन आपको मैं बता दूं ये थोड़ा सा उल्टा है, यानी बिहार में हम क्या देख रहे हैं कि पुरुष का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा ज्यादा है, महिलाएं थोड़ा कम जीती हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय अगर हम लोग इस पे देखा जाए डेटा पे तो नेशनल लेवल पे ये है कि महिलाएं जो है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेयर टू मेल वो क्या है, ज्यादा है। वहां पे महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, पुरुषों की कम है थोड़ा। लेकिन बिहार में उल्टा है, बिहार में हम क्या देख रहे हैं, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, महिलाओं की कम है, महिलाओं की कम है। चलिए जी, आज इतना रहने दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा कुछ, हाँ आज इतना रहने दीजिए। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब एक्चुअली दूसरे भी इसका कुछ काम है, तो हाँ जी यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या था जो मेजर जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। हाँ जी, पीयूष, चंदन, विष्णु जल्दी बताइए फटाफट, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, नीरज, नाजिम, पीयूष, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी ठीक है ना। तो बाकी देखिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे लगभग समझिए हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक आखिरी चीज थोड़ी बहुत बच गई है, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और बजट यानी कि 1-2 क्लास और चलेगी, आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।